नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कश्मीर के अनंतनाग में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर शाम का सुकून है। आतंकवाद के खात्मे के बाद या बहुत हद तक कम हो जाने के बाद आपको बताते चले, भारी तादाद में लोग घरों से बाहर निकलते हैं। चहल पहल यहाँ पर होती है। चुनाव है जिसको लेकर यहाँ पर भी पार्टियों का जोर है। लेकिन हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश। वहाँ की सियासत सबसे ज्यादा गर्माई हुई है। जिस तरह से तापमान भी उत्तर प्रदेश का बढ़ा हुआ है। राहुल गांधी ने आखिरकार नारा करते हुए रायबरेली की सीट से आज अपना नामांकन दाखिल कर ही दिया। लेकिन जिस तरह की पसुपेश की स्थिति में कांग्रेस पार्टी लगातार बनी रही, उसको लेकर सवाल ये पूछे जाने लगे कि आखिर क्या यहाँ पर आना मजबूरी रही राहुल गांधी की। वायनाड पर पहले ही चुनाव संपन्न हो चुके हैं। राहुल गांधी वहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग का समर्थन वहां पर मिल रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल लेफ्ट की पार्टियां वहां पर राहुल को समर्थन नहीं दे रही हैं। लेकिन अब इंडिया गठबंधन के तमाम साथी रायबरेली की सीट पर राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए आज आगे आ गए हैं। दोपहर में राहुल गांधी का नामांकन संपन्न हुआ। 3 तारीख को दोपहर 3 बजे तक का ही वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया था। प्रियंका गांधी से लेकर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में आज राहुल गांधी ने आज अपना नामांकन यहां से संपन्न कर लिया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी के लिए रायबरेली की ये सीट इतनी आसान है जितना कि कांग्रेस मानकर चल रही है। क्योंकि 2019 में अमेठी से हारने के बाद राहुल गांधी वायनाड चले गए और बीजेपी तंज कसते हुए कह रही है कि डरो मत। भारत जोड़ो यात्रा में लगातार राहुल गांधी की ओर से डरो मत का नारा दिया गया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उल्टा कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए राहुल गांधी के लिए कह रही है कि डरो मत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की रैली में हुंकार भरते हुए कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा, ये कहते हुए कि डरो मत, भागो मत। वैसे पहले ही क्या अमेठी से हार स्वीकार कर ली है? अगर गांधी परिवार का कोई भी शख्स वहां पर खड़ा नहीं होता है तो ये कहते हुए एक के बाद एक कई सवाल बीजेपी की ओर से खड़े किए गए हैं। वैसे रायबरेली की राह कांग्रेस के लिए इतनी आसान नहीं रहने वाली है। उसके पीछे की वजह बताते हैं। 2014 से लेकर 2019 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 17% बढ़ गया, जबकि सोनिया गांधी के चुनावी मैदान में रहने के बावजूद 8% कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत घट गया। वो भी तब जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी को वहां पर समर्थन दिया गया था। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में हम चर्चा करने वाले हैं। पक्ष विपक्ष के मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में वैसे भी कांग्रेस पार्टी लगातार नीचे की ओर खिसकती भी चली जा रही है। ऐसे में राहुल का रायबरेली से लड़ना क्या कार्यकर्ताओं में नया जोश जगाएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी अमेठी से भाग गए वो रायबरेली के कितने होंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आज दिन भर इस पूरे मामले को लेकर सियासत कैसे गर्म रही, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। बड़े इंतजार के बाद आखिरकार राहुल गांधी ने सोनिया गांधी की खाली हुई सीट रायबरेली से नामांकन भरा और उस अमेठी सीट को किशोरी लाल शर्मा के हवाले छोड़ाए, जहां से जनता ने सिर्फ पिछले चुनाव में उन्हें नकार दिया था। इससे पहले नामांकन के आखिरी दिन राहुल गांधी को लेकर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर पहुंची। लोगों ने पूछा, प्रियंका क्यों नहीं चुनाव लड़ रही? किसी को संचालन भी तो करना है। आपने लड़ने का फैसला किया। शर्मा की अच्छी चॉइस है। हाँ, बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। प्रियंका जी नहीं लड़ रही है, ये तो कमाल हो गया। उधर हवाई अड्डे से गांधी परिवार का काफिला 2 हिस्सों में बंट गया। सोनिया गांधी बेटे राहुल गांधी को लेकर रायबरेली गई। प्रियंका गांधी किशोरी लाल शर्मा का नामांकन दाखिल कराने अमेठी पहुंची। सोनिया गांधी और राहुल गांधी वो रायबरेली का रुख करेंगे। एक तरीके से स्प्लिट हुआ है और यहाँ पे प्रियंका गांधी अमेठी केएल शर्मा के नामांकन में शामिल होने के लिए जा रही है। अमेठी में एक रथ सजाया गया था। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच किशोरी लाल शर्मा का परिचय कराया और जिताने की अपील की। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। इधर अमेठी में किशोरी लाल शर्मा ने पर्चा भरा, उधर रायबरेली में राहुल गांधी ने अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और रॉबर्ट वाड्रा भी दिखे। पर्चा दाखिल करने के बाद जब राहुल का काफिला रवाना होने लगा तो प्रियंका गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस दोनों सीटें जीतने जा रही है। तो कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ।
अरे खुश हैं आप रायबरेली को लेकर, क्या कहेंगे आप? रायबरेली को लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत खुश हूँ भैया, यहाँ से लड़ रहे हैं, भैया के लिए खुश हूँ, रायबरेली के लिए भैया काम करेंगे, मैं भी काम करूँगा, बहुत खुश। तो मैम आपको उम्मीद है यहाँ पे कि जो है अमेठी को लेकर क्या उम्मीद है? दोनों में जीतेंगे, दोनों में जीतेंगे आप लोग, उम्मीद है? पक्का जीतेंगे। नामांकन के बाद राहुल गांधी ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन पूजन के साथ साथ कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ एक मीटिंग शुरू कर दी और बीजेपी वालों ने सियासी हमले। लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? दरअसल राहुल गांधी 2019 में वायनाड से ही जीते थे। इस बार भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इधर देश के सबसे बड़े सूबे और कांग्रेस पार्टी का आधार रहे उत्तर प्रदेश की अमेठी रायबरेली को सूना छोड़ने का साहस कांग्रेस भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से लड़ना नहीं चाहते थे। सोनिया गांधी ने रायबरेली छोड़ दी थी। ऐसे में ना जाने कांग्रेस ने कैसी सियासी बिसात की सोची कि नामांकन के आखिरी दिन राहुल गांधी को रायबरेली से उतार दिया। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। अब तस्वीर ये है कि अमेठी में जहां बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी जैसी उम्मीदवार है, वहां कांग्रेस सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि रहे किशोरी लाल शर्मा को लड़ा रही है। और जहां रायबरेली में सोनिया गांधी लड़ा करती थी, वहां बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह के सामने राहुल गांधी मैदान में। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख। जिस सीट को कांग्रेस की खानदानी सीट माना जाता है, उस रायबरेली पर आज बीजेपी जीत का दावा कर रही है, तो उसके पीछे कुछ आंकड़े भी हैं। क्योंकि जिस रायबरेली सीट पर 2014 में सोनिया गांधी को 63.80% वोट मिले थे और बीजेपी सिर्फ 21.05% वोट ही पा सकी थी, उसी रायबरेली में 2019 के चुनाव में सोनिया गांधी को सिर्फ 55.80% वोट मिले और बीजेपी को 38.36% वोट मिल गए। वोट प्रतिशत में बदलाव देखें तो कांग्रेस को 8% का नुकसान और बीजेपी को 17.31% का फायदा हो चुका था। 5 साल में 17% वोट का फायदा पा चुकी बीजेपी पिछले 5 साल में दोगुना वोट प्रतिशत बढ़ने के अनुमान के साथ जीत के दावे कर रही है। वैसे भी बीजेपी को 2019 में ये चुनावी फायदा उसी दिनेश प्रताप सिंह के नाम पर मिला था, जो इस बार भी राहुल गांधी के सामने होंगे। रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे। ये आ गए हैं, अब रायबरेली इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। चुनावी संग्राम से पहले दावे और वादे दोनों तरफ से जारी हैं, लेकिन अब देखना होगा कि 20 साल से जिस रायबरेली को सोनिया गांधी की सियासत की लत लगी है, वहां इस बार कमल खिल पाएगा या इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ हाथ कमाल कर जाएगा। आज तक ब्यूरो। कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं मौजूदा वक्त में। मजबूरी का नाम क्या रायबरेली, यहां पर गांधी परिवार के लिए, और जब बड़े नेता ही सुरक्षित सीट की तलाश में आने लगेंगे तो फिर उनके बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं का क्या होगा?
रायबरेली को भी आखिरी वक्त पर क्यों चुना गया, जिसको बीजेपी बड़ा मुद्दा इस वक्त बनाते हुए दिखाई दे रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। सिद्धार्थ यादव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील सिंह साजन जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण राजभर जी, प्रवक्ता एसबीएसपी के हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल मिश्रा जी, आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रशीद किदवई जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं रायबरेली। क्या उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ वहां पर कार्यकर्ता इस समय राहुल को जिताने के लिए लगे हुए हैं, या फिर एक अलग तरह की खामोशी भी देखने को मिल रही है। आखिरी दिन था और उस दिन नामांकन करने में ऐसा तो नहीं हो गया कि देर तो आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए। कई ऐसे सवाल हैं जिसका सामना करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मेहमान है। लेकिन उसके पहले मौसमी सिंह रायबरेली से मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। मौसमी, वहां पर कांग्रेस के एक कार्यालय का उद्घाटन किया है राहुल गांधी ने, और उसके बाद कार्यकर्ताओं से लगातार मेल मिलापों का दौर जारी है। क्या चल रहा है कांग्रेसी खेमे में, और कब से वहां पर राहुल गांधी अपने लिए प्रचार प्रसार की शुरुआत करेंगे? देखिए, लगातार सस्पेंस बना हुआ था इस पूरी सियासी पिक्चर में चित्रा, और अब एक बारी जब जो सियासी सूरमा लड़ रहे हैं उनका ऐलान हो गया है, तो राहुल गांधी रायबरेली का रुख कर रहे हैं, जिसको लेकर रायबरेली के कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्होंने नारा भी दिया है कि 5 लाख से ज्यादा मतों से राहुल गांधी को जीत होगी। सोनिया गांधी 70% वोट पाके लगातार बड़ी जबरदस्त जीत उन्होंने 2009 में हासिल की थी और 2004 में भी, लेकिन उसके बाद से जो मार्जिन है वो कम होता चला गया। तो ये देखना होगा राहुल गांधी के लिए फिर वायनाड से लेके रायबरेली विक्ट्री मार्जिन का एक बड़ा सवाल बन गया है। लेकिन बीजेपी भी इसको अवसर के तौर पर देख रही है, क्योंकि जमीनी स्तर पे विधानसभा में कांग्रेस को कुछ बताने को है नहीं। क्या इंडिया ब्लॉक के साथ गठबंधन एक ताकत बनेगा, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन, ये भी देखना होगा। लेकिन अमेठी में कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी मायूसी जरूर नजर आई मुझे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कई लोग बंद जुबान से कह रहे थे कि अच्छा नहीं हुआ, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि कम आंख के नहीं देखना चाहिए केएल शर्मा को। बैकरूम बॉय हैं, सोनिया गांधी के लेफ्टिनेंट रहे हैं, मिस्टर रिलायबल रहे हैं गांधी फैमिली के लिए, और जमीन की राजनीति रायबरेली और अमेठी की अच्छी तरह जानते हैं। तो वो एक सरप्राइज भी पुल अप कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी का मानना है कि ये एक वॉकओवर है स्मृति ईरानी के लिए। मौसमी, एक और सवाल है। जयराम रमेश की ओर से कहा जा रहा है कि शतरंज की आखिरी चाल अभी बाकी है और राहुल गांधी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। इसके जरिए क्या बताना चाहते हैं जयराम रमेश? कभी कभी जयराम जो बताना चाहते हैं वो बताते बताते फिर खुद उलझ जाते हैं, और उलझाते उलझाते कुछ सुलझ नहीं पाता। तो मुझे भी समझ में नहीं आया। हालांकि हो सकता है कि कांग्रेस कोई गेम प्लान के तहत चल रही हो, पर बड़ी जताने की कोशिश थी कि ये जो लास्ट मिनट अनाउंसमेंट हुई है ये रणनीति है। लेकिन अगर ये सच होता तो केएल शर्मा को पहले ही पता होता कि उनको चुनाव लड़ना है। उनको कल रात को बताया गया कि उन्हीं को चुनाव लड़ना है। तो यानी कि ये एक डैमेज कंट्रोल की तरह क्विक फिक्स कैंडिडेट ज्यादा नजर आता है। चित्रा, बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। कुल मिलाकर यहाँ पर दावे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन क्या उन दावों का दम दिखेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक तो उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने में इतनी ज्यादा देरी कर दी, सस्पेंस बनाकर रखा। बड़े नेता लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कयासों का दौर लगातार जारी रहा। रायबरेली 2004 से जहां से सोनिया गांधी जीतती रही, वहां पर राहुल गांधी को उतारा गया, और जहां से 2004 से लेकर 14 तक 2019 तक सांसद बने रहे राहुल गांधी, उस अमेठी को छोड़ दिया गया। इसके जरिए समूचे उत्तर प्रदेश में क्या संदेश गया है? अपने राजनीतिक मेहमानों के पास आते हुए उसके बाद बाकी सिद्धार्थ यादव जी, अब यहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है मजे हुए खिलाड़ी हैं राहुल गांधी, हल्के में लेने की कतई भूल नहीं करे भारतीय जनता पार्टी, और रायबरेली में उनके कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं। आखिरी समय में ये जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक चल दिया है राहुल गांधी ने रायबरेली को लेकर। देखिए चित्रा जी, मास्टर स्ट्रोक ये कितना है ये तो समय बता देगा, पर सोचने की बात तो ये है कि जो सीटें कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट में हुआ करती थी, आज ये दिन आ गए कि वो कांग्रेस पार्टी के अंतिम कुछ घंटों की सीटें बच गई हैं।
मतलब ऐसी भी नौबत कांग्रेस पार्टी की कभी इन सीटों पर आएगी कि अंतिम कुछ घंटों तक भी ये तय नहीं कर पाएंगे कि इनका प्रत्याशी वहां पर कौन होगा, और फिर टीवी पे बैठेंगे या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि मास्टर स्ट्रोक चला है। ये तो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। अरे इतने सालों से स्ट्रेटेजी चल रहे थे, इतने सालों से तो आपको जब जीत वहां मिलती थी तो स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं थी, पर आज नई स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ी है। मैं मानता हूं चित्रा जी, ये लोकतंत्र की जीत है, ये जनता की जीत है। जो लोग अमेठी, रायबरेली या ऐसी किसी भी क्षेत्र को देश में अपनी जागीर समझते हो, जिन्होंने सोच लिया हो कि ये उनकी बपौती है, उनके परदादा, दादा, नाना, चाचा, चाची, वो लोग यहां से लड़ते रहे तो वो भी आएंगे और चुनाव लड़के गायब हो जाएंगे, उन क्षेत्रों की सुध तक नहीं लेंगे, तो ये देश की जनता बहुत समझदार है। लोकतंत्र हमारे देश में जिंदा है और मजबूत है, और इसीलिए इनको भागना पड़ा। यहां से भाग करके वहां गए, अमेठी से भागकर वायनाड गए, और अब वायनाड से भाग करके रायबरेली जा रहे हैं, और रायबरेली वाले इनको अब टिकने नहीं देंगे, इसलिए वहां से इनको भागना ही नहीं पड़ेगा। रायबरेली, अमेठी और वायनाड, तीनों जगहों की जनता आज इनसे पूछ रही है कि ऐसा राहुल गांधी क्या किया, ऐसे झूठे वादे राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं। मैं मानता हूं ये जो अमेठी में अपने कैंडिडेट को लेकर के आए, ये कह रहे हैं ये भी मास्टर स्ट्रोक है। चित्रा जी 10 सेकंड लूंगा। जो राहुल जी चुनाव नहीं जीत सकते थे, 15 साल जिस अमेठी ने उनकी सेवा करी, 15 साल उनको जो सम्मान दिया, एक 5 साल चुनाव हार गए, तो ऐसा बेगानापन कि वहां पे लौट के नहीं जा सकते। अरे बलि का बकरा बना करके शर्मा जी को भेज तो दिया, पर मैं जवाब ले लेती हूँ अब, ठीक है। और स्मृति जी सुनील सिंह साजन जी, उनको वो चुने। मेरा सीधा सा सवाल है, रायबरेली में राहुल गांधी देर आए लेकिन क्या दुरुस्त भी आए, और बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है डरो मत भागो मत। अब तो बैठे बिठाए आप लोगों ने मुद्दा दे दिया ना भारतीय जनता पार्टी को। और सवाल ये भी, जिस अमेठी ने आपको 2004 में, जबकि आप उस समय नेता भी नहीं थे, थोड़े दिन पहले आप नेतागिरी की शुरुआत करते हैं, कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद अमेठी से जीत जाते हैं, जिसने आपको अपनी सिर माथे पर बिठाया, उसको 2019 में हारने के बाद इस तरह से आपने छोड़ दिया। अब तो बीजेपी इन तमाम मुद्दों को लेकर निशाने पर लेगी ही आप लोगों को। देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी जो बात कर रही है वो रायबरेली और अमेठी को लेकर के देश को गुमराह कर रही है आज तक के कार्यक्रम के माध्यम से। मैं सब चीजें साफ कर रहा हूं। एक तो अपने देश में कोई व्यक्ति किसी भी देश के किसी भी कोने में जाकर के चुनाव लड़ सकता है, उसको भागना नहीं कहते। क्या समाजवादी पार्टी या देश के विपक्ष ने कभी कहा कि आदरणीय मोदी जी गुजरात से भाग करके बनारस आए, या कभी किसी ने कहा कि स्मृति ईरानी जी भाग करके अमेठी आई? नहीं, कोई भाग करके नहीं आता। एक आपने कहा कि चुनाव है, मैं आपके कार्यक्रम में दावे के साथ कह रहा हूं कि रायबरेली में चुनाव बचा ही कहां। अगर 2022 के आंकड़े देख लें, रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में माफी के साथ आपको रोकना पड़ा है सुनील जी। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से नामांकन करेंगे। पीएम मोदी 13 मई को रोड शो करेंगे, 14 मई को नामांकन करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को नॉमिनेशन वहां पर रोड शो करने वाले हैं और 14 मई को नामांकन करेंगे। वाराणसी की सीट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। लगातार 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से सांसद हैं और उनकी जीत का मार्जिन भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जिस तरह के कामकाज वाराणसी में कराए गए हैं, वहां पर इस बार माना जा रहा है कि बड़ी जीत के लिए बीजेपी चुनावी मैदान में उतर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबा चौड़ा कार्यक्रम वहां पर 2 दिनों का रखा गया है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी है? 13 को रोड शो होगा और 14 को पीएम का होगा नामांकन वाराणसी सीट से। 13 तारीख को बिल्कुल चित्रा, 13 तारीख को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे और 14 तारीख को जो है नामांकन करेंगे। आप याद कीजिए 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उस दिन 2 रोड शो किए थे और उसके बाद जो है नामांकन जब किया था तो जितने एनडीए के घटक दल थे उनके सभी सहयोगी दलों के जो नेता हैं वो वहां आए थे उनके नामांकन में। और इस बार भी कुछ इसी तरीके का दृश्य जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में आपको दिखाई देगा। हो सकता है बीजेपी रूल स्टेट के जितने मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के जितने घटक दल हैं, उनके जितने नेता हैं, वो वहां पर आपको नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के समय में। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नामांकन के जरिए ये संदेश जरूर देना चाहेंगे कि इस बार बीजेपी जो है वो 400 पार के लिए चुनाव लड़ रही है। और इसीलिए देखिए आप एनडीए के सभी घटक दल जो है वो यहाँ पर आए हैं उनके नामांकन में।
एक चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले अपने नामांकन के बाद जो एक सभा की थी उसमें ये कहा था कि 1 महीने का समय है, अब मैं नामांकन करके जा रहा हूँ, अब मैं चुनाव जीतने के बाद यहाँ आऊंगा और ये चुनाव जिताने का काम जो है वो आपको है। तब उन्होंने बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित करते हुए कहा था। तो ये भी माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नामांकन करें और उसके बाद जीत के बाद एक बार फिर से जो है वो वाराणसी जाएं, जैसे उन्होंने 2019 में किया या 2014 में किया जब जापान के प्रधानमंत्री भी आए। अब मेरा अगला सवाल हिमांशु आपसे ये है, बड़ा दिलचस्प होता है दरअसल टाइमिंग भी, समय पता चल पाया है कि पीएम का रोड शो कब शुरू होगा, क्योंकि 13 मई को 96 सीटों पर मतदान भी होना है और हमें पता है कि नरेंद्र मोदी का जब लंबा चौड़ा कार्यक्रम जब बनता है तो इसका असर किस तरह से आसपास की कई सीटों पर पड़ता है, जिसके मद्देनजर बड़े बीजेपी प्लान करके उनके रूट को तैयार करती है। तो कितने बजे रोड शो करेंगे, इस बारे में जानकारी मिली है क्या? देखिए अभी तक कोई जानकारी ऐसी नहीं है, लेकिन अगर 2 रोड शो होते हैं, एक रोड शो तो हमेशा जो होता है ज्यादातर अगर हम लोग देखें तो वो BHU से होता है और दूसरा वो काल भैरव मतलब काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं और काल भैरव तक होता है। तो 2 रोड शो तो ये मान के चले जा सकते हैं कि वो दोनों रोड शो होंगे। अब उनके समय क्या होंगे ये अब से 1 से 2 दिन में साफ हो जाएगा कि वो कितने बजे से कितने बजे होंगे। क्या सुबह 10 से 11 बजे के करीब होंगे और शाम को 4 बजे से होगा। एक तरीके से ये जरूर देखा जाएगा कि जब प्रधानमंत्री इस तरीके के कार्यक्रम को करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं, एक स्ट्रेटेजिक तरीके से जो है वो करते हैं। आप देखिए कि अगर पोलिंग हो रही है तो उनकी रैलियां उसके आसपास के क्षेत्र में भी होती हैं कई, जिसका प्रभाव जो है सीधा जाए कि वोटरों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं और वो अपने भाषण में क्या कर रहे हैं। वो इस तरीके की चीजें जरूर करते हैं कि जिससे एक तरीके से अलग चीजें नजर आए और उसका प्रभाव जो है वो दिखाई भी दे। अब 13-14 मई को बड़ा कार्यक्रम वाराणसी का रहने वाला है। चौथे चरण के लिए 13 तारीख को 96 सीटों पर मतदान होंगे। 5 मई को प्रधानमंत्री जा रहे हैं अयोध्या, वहां पर बकायदा रोड शो करेंगे, दर्शन करेंगे रामलला के। 7 मई को होना है मतदान। तो आप सोचिए कि फूंक फूंक कर बीजेपी किस तरह से अपने कदम आगे बढ़ा रही है। सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और मोदी की गारंटी, इसी के साथ ही तमाम और वायदे जिसको लेते हुए आगे बढ़ी है। लेकिन नामांकन की तारीख आ गई। नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से मैदान में है और हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वहां पर पूरी ताकत बीजेपी के लिए झोंकने वाली है। फिर से लौट आते हैं आज के अहम मसले को लेकर जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सुनील जी, आपको रोकना पड़ा था, अब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी आ गया है। देखिए, जब भी बड़े नेताओं की बात होती है, चाहे हम अखिलेश यादव जी, हालांकि उनकी सीट को लेकर भी लास्ट मोमेंट पर कंफ्यूजन हुआ, लेकिन फिर भी बाकी सीटों को लेकर एकदम क्लैरिटी दिखी। लेकिन जब यहाँ पर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी की बात आई तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन की स्थिति देखी। जबकि वहीं दूसरी तरफ आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी के अलग अलग कार्यक्रम, उनका पूरा का पूरा प्लान। तो आपको जिस ताकत से लड़ना है उसके बराबर मुकाबला करने के लिए उतनी ही ताकत आपको लगानी पड़ेगी, ताकि बाद में ईवीएम या फिर बाकी चीजों को दोष नहीं दिया जाए। क्या वहां पर पिछड़े हुए, मतलब थोड़ा सा पिछड़ जाती हैं पार्टियां विपक्षी दल की? चित्रा जी, मैं 1 मिनट में सारी बात समाप्त कर दूंगा। देखिए, एक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हो सकता है ये कंफ्यूजन ही इंडिया गठबंधन का रणनीति का हिस्सा हो, और मुझे लगता है 4-5 दिनों से पूरा देश का मीडिया उसी पे बात कर रहा था। उसका फायदा तो इंडिया गठबंधन की होगा। जहां तक आपने सवाल किया कि रायबरेली में क्या होगा, मैं देश के सामने ये रख दूं, रायबरेली में 5 सीटें हैं विधानसभा की जो लोकसभा में आती हैं। एक तो हरचंदपुर है, सरेनी है, ऊंचाहार है, बछरावा है और रायबरेली सदर है, जिसमें 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी। 1 सीट पर मामूली वोटों से प्रशासन की बेईमानी से हम लोग हारे थे। अगर हम ये कहें कि रायबरेली में 2022 में समाजवादी पार्टी को 4,20,099 वोट मिला और कांग्रेस को 1,40,842 वोट मिला, भारतीय जनता पार्टी को 3,81,625 मिला। अगर समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का मिला देते तो 5,42,941 हो जाता है, और ये तब मिला जब हमारे मामूली कार्यकर्ता लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं चित्रा जी, इन्हीं के सगे भाई हरचंदपुर से भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट थे, हमारे एक नौजवान साथी ने उनको बड़े मतों से हरा दिया 2022 में। तो आप समझिए
कि राहुल लोधी से इनके भाई हार गए। तो हम एक बात केवल कह रहे हैं कि अंतर बड़ा, अब तो खुद राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, और रायबरेली में तो लड़ाई नहीं है, रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। अब आप आ जाइए अमेठी में। अमेठी में 5 सीटें, जिसमें 2 समाजवादी पार्टी के विधायक जीते, बाकी 3 जगह हम लोग हारे हैं, और 1 सीट विधानसभा की रायबरेली की है सलोन, जो अमेठी में लगती है। अब अमेठी में जब चुनाव हो रहा है, चुनाव अमेठी में स्मृति ईरानी जी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, उनके जो नाकामी है उसके खिलाफ है, वैक्सीन के खिलाफ है, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनके झूठ के खिलाफ है। तो मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि अमेठी में चुनाव होगा, लेकिन वहां भी लाखों वोटों से स्मृति ईरानी जी हारेंगी, और रायबरेली में जमानत नहीं बचेगी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आप जो विधानसभा का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं सुनील सिंह जी, दरअसल दिक्कत इस बात की है ना, आप लोग इस बात को छिपा ले जाते हैं कि अमेठी और रायबरेली को लेकर पिछली बार भी बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने दोनों ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का समर्थन किया था और अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। अगर आप लोगों का वोट उधर पड़ता है, उसके बावजूद वो वहां से हार जाते हैं अमेठी से, और रायबरेली में 17% ज्यादा वोट हासिल करती है बीजेपी 2014 के मुकाबले, कांग्रेस का 8% घट जाता है, तो फिर आज की तारीख में जब आप मैदान में उतरेंगे, इतनी देरी से उतरेंगे, तो सवाल पलटकर पूछे जाएंगे। अब मैं बीजेपी के पास आऊंगी, लेकिन एक टिप्पणी बाकी मेहमानों से, आशुतोष जी सीधे आपके पास आते हुए, अब देर आए दुरुस्त आए या फिर बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, क्योंकि जो माहौल भारतीय जनता पार्टी बना रही है, ये कहते हुए कि डरो मत, भागो मत, अमेठी तो छोड़ दी उन्होंने, रायबरेली को लेकर क्या वास्तव में उतनी ताकत कांग्रेस पार्टी दिखा पाएगी? देखिए चित्रा जी, अब ये राहुल का मास्टर स्ट्रोक है या क्या, ये तो जब 4 जनवरी को रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, और उसके पहले हम इस पर कोई टिप्पणी करें वो उचित भी नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि 1991 में जो लाल कृष्ण आडवाणी नई दिल्ली से चुनाव लड़ा करते थे, वो अचानक गांधीनगर चले गए। वो अचानक गांधीनगर क्यों चले गए? ये तब की बात है जब आडवाणी अपनी लोकप्रियता के पीक पर थे, जब रथ यात्रा वो कर रहे थे, और उस वक्त हिंदुत्व के हिंदू हृदय सम्राट माने जाते थे। अब सवाल ये उठता क्यों गए थे? उसका कारण बहुत स्पष्ट था। कारण स्पष्ट था कि 1991 में राजेश खन्ना उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, और लाल कृष्ण आडवाणी सिर्फ 1500 वोटों से किसी तरीके से जीते। उसके बाद उनको लग गया कि नई दिल्ली से अगर लगेंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे। तो क्या लाल कृष्ण आडवाणी को का लोगों ने अपमान किया था? क्या लाल कृष्ण आडवाणी को का लोगों ने मजाक उड़ाया था क्या? लेकिन आज की राजनीति बदल गई है, आज भारतीय जनता पार्टी भी बदल गई है। आज भारतीय जनता पार्टी हर चीज, मोदी जी अगर कुछ भी कहते तो मास्टर स्ट्रोक, वह क्या खेला है, मतलब इस तरीके की बातें करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के भागे हैं? क्या किसी ने कभी कहा, कभी किसी अटल बिहारी वाजपेयी का किसी ने अपमान किया कि ग्वालियर से लड़े, बलरामपुर से लड़े, लखनऊ से लड़े, दिल्ली से लड़े? तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी का किसी ने मजाक उड़ाया था क्या? यह भारतीय जनता पार्टी की नई संस्कृति है, और यह संस्कृति ही भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ा संकट पैदा करने वाली है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी का मजाक नहीं उड़ाया गया, कभी भी लाल कृष्ण आडवाणी का मजाक नहीं उड़ाया। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अमेठी की चर्चा स्मृति ईरानी की वजह से नहीं है। स्मृति आज के बाद से अमेठी की चर्चा नहीं होगी। अखबारों के आखिरी पेज पे सिंगल कॉलम में खबर छपेगी स्मृति ईरानी की। वो फ्रंट पेज की खबर ये थी, पिछले 3 दिनों से लगातार अखबारों में, टेलीविजन चैनल में डिबेट इसलिए हो रही थी क्योंकि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ने वाले थे, ऐसी बातें की जा रही थी। आज भी दिन भर राहुल गांधी ने भले अमेठी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन रायबरेली को लेकर दिन भर टीवी में लाइव चैनल क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं और इस बात को मीडिया समझता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आज के बाद से स्मृति ईरानी के बारे में, अमेठी के बारे में अगर अखबार के आखिरी पेज पर ही खबर छपेगी, तो इस मुगालते में किसी को नहीं रहना चाहिए कि आप किसी का अपमान कर दे, किसी के बारे में बदतमीजी जैसी बातें कर दे। ये अच्छी बात नहीं। ये भारत में जो राजनीतिक संस्कृति लेकर आई है बीजेपी, ये अंत में उनका ही नुकसान करेगी। ठीक है, अब क्या यही मास्टर स्ट्रोक है कि स्मृति ईरानी को अखबारों में, टीवी में अब जगह नहीं मिले, अमेठी की चर्चा नहीं हो? विशाल मिश्रा जी, और वो कह रहे हैं कि वहां की पहचान इसी वजह से थी क्योंकि गांधी परिवार का वो गढ़ हुआ करता था। विशाल मिश्रा जी, और अपमान करना बीजेपी की संस्कृति का हिस्सा बन गई है, ये भी आशुतोष जी कह रहे हैं। चित्रा जी, चित्रा जी, मैंने आशुतोष जी की बातों को सुना।
अभी आशुतोष जी उदाहरण दे रहे थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि बलरामपुर से लड़े, ग्वालियर से लड़े, तो क्या उनको किसी ने कहा कि भाग गए? लेकिन मानव वो बलरामपुर से चुनाव लड़े, और जब बलरामपुर से चुनाव नहीं भी लड़े तो भी बलरामपुर उनका लगातार आना जाना बना रहा। आप मुझसे पूछिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप हमको बताइए कि जहां की क्षेत्र ने आपको विरासत दी हो, आपकी पहचान दी हो, आपके परिवार को जो है पहचान दिया हो, वहां पर क्या ये जायज बनता है कि चुनाव जीतने के बाद और हारने के बाद बिल्कुल ना जाया जाए, बिल्कुल नदारद रहा जाए? आपने जनता को क्या समझ लिया है? वही जनता जो जनार्दन का रूप होती है, उसको आपने बिल्कुल सामंतीकरण के माइंड सेटअप से उसको आपने समझ लिया है कि हम जाए या ना जाए क्या फर्क पड़ता है। उसी जनता ने आपको शीर्ष पर पहुंचाया, उसके बाद में उसी जनता का ख्याल ना रखना। साफ साफ कहिए ना कि कहते थे कि डरो मत डरो मत, हम तो कहेंगे अपने अवधी भाषा में, अरे डरो ना, भाग्यो ना, कम से कम लड़ते हो तो। लेकिन कैसे लड़ते? मैं बताता हूं चित्रा जी। अमेठी में पिछले 30 सालों से अमेठी के तिलैया में 30 साल से बस अड्डा की मांग होती रही, क्यों नहीं बना? मैं नेहरू जी के समय में अमेठी जो और ऊंचाहार रायबरेली के बीच के रेलवे लाइन का पुल का निर्माण होना था, उसकी डीपीआर जानती है कब बनी? अब बनी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुलवाया था? राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज पहली बार खुला। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सैनिक स्कूल क्यों नहीं खुलवाया था? पहली बार सैनिक स्कूल खुला। मैं पूछना चाहता हूं कि जो अमेठी बाईपास की जनता मांग कर रही थी, क्यों नहीं बनवाया? पहली बार बना। तो ये तथ्य हैं, ये आंकड़े हैं। 1.5 लाख घरों में चित्रा जी बिजली नहीं थी। कैन यू इमेजिन कि जिसकी सरकार हो केंद्र में, जिसकी राज्य में सरकार हो समाजवादी पार्टी के सहयोग से, वहां पर 1.5 लाख घरों में बिजली ना हो? वहां पे लगभग 1,20,000 मकान बने हैं। तो ये चित्रा जी आंकड़े हैं जो दर्शाते हैं। और हम भूल जाएं, गुहार में जमीन किस लिए लिया गया था बताइए ना, और बाद में किसको दे दिया गया? और वहां पे जायज बहादुर के पास जो है इंटर कॉलेज खोलने के लिए जमीन ली गई थी। मानवर, सच्चाई से आप आंकड़े नहीं मोड़ सकते। हाँ, मैं फिर यह बात कहना चाहूंगा कि जब 2019 में आप चुनाव हार गए, ठीक है, लोकतंत्र है, हार जीत चलता रहता है, एक बार भी ना जाना। ठीक है, आप मुझे बताइए ना, रायबरेली में ही कितनी बार गए बताइए। लेकिन ये बेस्ट बना के कि नहीं, एक सामंती सोच के साथ कि जाना ही नहीं है। ये लोकतंत्र में आशुतोष जी नहीं होता। ठीक है, मैं अब जवाब ले लेती हूँ। रशीद किदवई जी आपके पास आऊंगी, राजभर साहब आपके भी पास आ रही हूँ, लेकिन उसके पहले आशुतोष जी अब मैं ही बता देती हूँ। 2019 हारने के बाद 3 बार ही गए राहुल गांधी अमेठी। चित्रा जी 2019 हारने के बाद 3 से 4 बार ही गए अमेठी। तो आपने तो छोड़ ही दिया ना उस अमेठी को जहां से आपने अपने राजनीतिक जीवन का ककहरा सीखा था आशुतोष जी। तो ये सवाल अगर चुपता हुआ पूछा जाएगा तो पूछा ही जाएगा। चित्रा जी मैं अभी डेटा निकाल रहा हूँ। चित्रा जी 2021 नई दिल्ली से कि गांधीनगर क्यों भाग कर गए थे लाल किशन अडवाणी, बलरामपुर से लाल किशन अटल बिहारी वाजपेयी क्यों भाग कर गए थे, और वहां से हारने के बाद कितनी बार वहां गए थे वापस। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नैरेटिव बनाने का काम, सिर्फ नैरेटिव बनाने का काम। इसके अलावा अरे भाई मैं बीच में आपको नहीं बोल रहा हूं, आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए। सिर्फ नैरेटिव बनाने का काम करती टेलीविजन चैनल पर आकर। अगर कोई सामंती अपने स्वभाव में है तो भारतीय जनता पार्टी अपने स्वभाव में सामंती है। इनके नेता मुख्यमंत्री किस तरीके से महिलाओं के बारे में टिप्पणियां करते हैं, जीत नहीं पढ़ना। आप मुझे समझा रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री जो हैं, आपके मुख्यमंत्री जो हरियाणा के आते हैं, महिलाओं के बारे में उनकी क्या टिप्पणी आपको अच्छी तरीके से मालूम है, उनको महिलाओं के जीन्स पहनने पर आपत्ति थी। विशाल जी, आपके परिवार को प्रधानमंत्री दिया हो, वहां के शीर्ष तक पहुंचाया हो। अरे अमेठी रायबरेली पर रहते हैं ना सर, हरियाणा पे बाद में जाएंगे। ऐसी बहुत सारी टिप्पणी है, फिर आपको मध्य प्रदेश में बाकी नेताओं का भी जवाब देना पड़ जाएगा, हम उस पर नहीं जाते हैं। अमेठी रायबरेली पर ही रहते हैं ना सर। आप कह रहे हैं कि नैरेटिव बनाने का काम किया जा रहा है, बीजेपी को मौका मिला है वो करेगी। भले ही आपकी बात बिल्कुल सही है, 1957 का चुनाव अटल जी आगरा से हारे थे, बलरामपुर से जीते थे, ऐसे ही लगातार परिपाटी ने एक जगह से दूसरी जगह गए। लेकिन आपका जो गढ़ रहा हो, आप वहां से अगर हट जाए एक बार चुनाव हारने के बाद, अमेठी कोई बीजेपी का गढ़ नहीं रहा है। आपने अपने गढ़ में चुनाव हारा, ठीक है, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया, ये सवाल पूछा जाएगा ना। अमेठी में आपके कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं कि राहुल भैया आएंगे, यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये उनके लिए ये सवाल पूछा जा रहा है ना आशुतोष जी। चित्रा जी क्यों आप क्यों बीजेपी का नैरेटिव बना रही?
ये भी तो सवाल पूछिए ना कि लाल कृष्ण आडवाणी ने कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों छोड़ी? अरे बीजेपी का नैरेटिव नहीं, सवाल पूछना मेरा काम है आशुतोष जी, सवाल पूछना मेरा काम है। अब आपको अच्छा नहीं लगे तो आप बीजेपी वाला आरोप मेरे ऊपर मढ़ देंगे, आपको सूट करता है तो। आप मुझे बोलने नहीं दे रही। मैं तो साफ तौर पर कह रहा हूं ना, जरा इस सवाल का जवाब पूछिए विशाल जी से कि गांधी की जो नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहां से 2 बार लाल कृष्ण आडवाणी जीते थे, वहां से क्यों भागे थे गांधीनगर के? मैं उत्तर देता हूं, भागे थे? मैं उत्तर देता कितनी हूं। बार वापस लौट कर आए थे? क्योंकि नई नैरेटिव नहीं, ये इनको शांत कराइए भाई। अगर मैं इनको बोलने नहीं दूंगा अगर ये मुझे अरे आशुतोष जी, आडवाणी और अटल जी के माता पिता कई पीढ़ियों से वहां पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे। रायबरेली में जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हैं, फिरोज गांधी ने पहला 1952 का चुनाव लड़ा था, 57 का लड़ा, इंदिरा गांधी लड़ी, उसके बाद उन्होंने जनता पार्टी के उम्मीदवार से, तो इसलिए सवाल पूछा जाएगा ना। 20 में से 16 बार वहां पर कांग्रेस पार्टी जीती है, ये आंकड़ा है, इस वजह से पूछा जाएगा। बीजेपी के नैरेटिव का क्या, पत्रकारों को सवाल पूछने का हक नहीं है क्या? रशीद किदवई जी, मैं आपके पास आते हुए, रशीद किदवई जी, अब ये सवाल पूछा जाएगा ना। देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सबसे बड़े नेता को लेकर अगर उहापोह की स्थिति रहेगी, आखिरी दिन वो नामांकन भरने के लिए आएंगे, तो सवाल पूछा जाएगा ना। और अमेठी जो 3 बार आपने लगातार जीता, आप उतरते अमेठी से मैदान में, हरा देते स्मृति ईरानी को। बीजेपी के खिलाफ इतने मुद्दे आप उठाते हैं, क्या है मास्टर स्ट्रोक, क्या दिखाई दे रहा है इसमें राहुल गांधी का रायबरेली से उतरना? रशीद किदवई जी। चित्रा, देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जो अपना चुनाव लड़ता है, राजनेता, वो अपने विवेक से लड़ता है, वो किसी के कहने से नहीं लड़ता और उसके पीछे पूरा कैलकुलेशन होता है। देखिए, यहाँ देखिए चित्रा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। अगर भाजपा को सत्ता से दूर रखना है तो उत्तर प्रदेश उसके लिए एक बहुत बड़ा, दोनों पक्षों के लिए बहुत बड़ी एक इम्तिहान की जगह है। और वहां के ऊपर 34 ऐसी सीटें हैं जहां इंडिया अलायंस का 40% के करीब उसका मत प्रतिशत है। इस तरह से 43 ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा का 50% से ज्यादा मत प्रतिशत है। तो जब तक उत्तर प्रदेश में अगर इंडिया अलायंस नहीं करेगा, और राहुल गांधी, मुझे लगता है कि गठबंधन का जो एक वो होता है उसके लिए वहां के ऊपर गए हैं, मतलब गठबंधन को मजबूत करने के लिए गए। अखिलेश यादव के आग्रह पे गए। अगर अखिलेश यादव की पार्टी अच्छा नहीं करेगी, समाजवादी पार्टी, तो वहां कांग्रेस का भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा। कांग्रेस वहां एक छोटा माइनर पार्टनर है। तो कोलिशन धर्मा निभाने के लिए राहुल गांधी गए हैं। 4 तारीख को ये नहीं होगा कि उन्होंने किस घड़ी में आखिरी समय में पर्चा भरा या बाद में भरा। ये जीत और कामयाबी और एक सीट का मामला नहीं है चित्रा की। रायबरेली पिछली बार भी 19 में भी कांग्रेस जीती थी, लेकिन उसका पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्ष का प्रदर्शन बहुत ज्यादा निराशाजनक था। तो यहाँ पर जो मुझे नजर आता है वो रणनीति जो है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो है अपनी मजबूत दावेदारी पेश करे। कर पाएंगे या नहीं, ये समय बताएगा। अरुण राजभर जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब मुकाबले में उतरे हैं तो आप लोग भी 2-2 हाथ कीजिए। इस तरह से निशाना साधना कि अमेठी छोड़ दिया, रायबरेली क्यों आ गए, इस तरह की बातें करना क्या ठीक है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे नेता, जिसका उदाहरण आशुतोष जी भी दे रहे थे, इतिहास में बड़े सारे नेता मिल जाएंगे जो एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर जाते चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, अगर आशुतोष जी जिस उदाहरण को दे रहे हैं, अगर दोनों की तुलना करेंगे तो एक संघर्ष करके आगे बढ़ा है, एक विरासत में आगे बढ़ा है। अब विरासत में डर करके जो लोग आगे बढ़े हैं वो डर करके भाग रहे हैं, और भागने वाले लोग को जनता कभी माफ नहीं करती है। वायनाड के लोग भी तो ये सोच रहे होंगे कि हमारा सहारा अब कौन बनेगा। जैसे कि बेसहारा अमेठी के लोगों को छोड़ दिया, अब रायबरेली को सहारा बनाने की बात हो गई। तो उत्तर प्रदेश में जो हम लोगों ने नारा दिया है एनडीए गठबंधन ने कि 80 के 80 में हम रहेंगे, तो ये तो पहले स्पष्ट हो गया कि अमेठी में जो विकास को लोगों ने पसंद किया है, तो श्री स्मृति ईरानी को लोगों ने पसंद किया है। तो अब स्मृति ईरानी जी के सामने ये लड़ने को तैयार नहीं हुई, इसीलिए डर के भागने लगे। ये स्पष्ट है कि बलरामपुर चुनाव हो, चाहे ये उत्तर प्रदेश किसी भी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हो, हर एक चुनाव क्षेत्र में जनता अपने प्रत्याशी को अपने बीच में देखना चाहती, चाहे वो जीते चाहे हारे। लेकिन यहाँ जीत हार के बाद भी अगर 10 जनपद नजर आए तो प्रधानमंत्री जी की तुलना कर लीजिए। 2 दर्जन बार बनारस दौरा किए हैं, लेकिन श्री राहुल गांधी जी 3 से 4 बार अपने अमेठी दौरा किए, और जीत जाते हैं तो भी दौरा नहीं करते, हार जाते हैं तो भी नहीं दौरा करते हैं। तो इसीलिए तो जनता कंफ्यूज हो जाती है। और इतने बड़े नेता अगर कंफ्यूजन के शिकार होंगे और 1 घंटा पहले नामांकन करने जाएंगे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास अब कुछ जनाधार बचा नहीं है। सिर्फ कार्यकर्ताओं को ऑक्सीजन देने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं विपक्ष के द्वारा कि नहीं हमारे प्रत्याशी मैदान में आ गए। तो मुझे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का जनाधार अब दिन ब दिन खत्म हो रहा है। जो कांग्रेस मुक्त का नारा चल रहा था वो कांग्रेस मुक्त अब रायबरेली अमेठी हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश में सारे एनडीए गठबंधन के लोग 80 की 80 लोकसभा सीट पर जीत करके
तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो ये स्पष्ट होगा विपक्ष के पास आपस में लड़ने के अलावा कुछ बच नहीं रहा है। ये तो खुद ही कंफ्यूजन हमें है कि अमेठी में हम किसको खड़ा करें कि हमारी सामने चुनौती सामने दे सके। तो उनके पास प्रत्याशी मिल नहीं रहे थे। चर्चा हो रही थी प्रियंका जी लड़ेंगी, तो चर्चा हो रही थी राहुल जी लड़ेंगे, हर घंटे चर्चाएं बदल रही थी। तो इसका मतलब जब बड़े नेता पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, बड़े नेता पर इतनी कंफ्यूजन है, तो फिर सामान्य कार्यकर्ताओं पर क्या विचार हो सकता है। तो स्पष्ट हो गया है कि देश में जो माहौल बना हुआ है वो विकास की गारंटी का माहौल बना है। अब कितनी ऊर्जा मिलेगी कार्यकर्ताओं की या फिर आगे परिस्थिति क्या रहती है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हमें रुख करना पड़ेगा। आपको बताते चले, एक तरफ तीसरे चरण के लिए 7 तारीख को मई को मतदान होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। और उनके ऊपर आपको बताते चले, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंका गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंके जाने की खबर सामने आई है। अब किन लोगों ने इस तरह की स्थिति को अंजाम दिया है, ये सवाल यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन बड़ी खबर यह है, स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को लेकर लगातार उनकी ओर से जिस तरह के बयान दिए जाते रहे, आपको बताते चले इसके पहले बनारस में भी उनके खिलाफ लगातार उनके ऊपर काली स्याही फेंकी गई थी जब वो वाराणसी पहुंचे थे। और अभी खबर है, आगरा में रैली के दौरान उनके ऊपर जूता फेंका गया है। हालांकि जूता फेंकने वाले व्यक्ति को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उसी समय मंच पर एक मौजूद स्वामी प्रसाद मौर्य को एक व्यक्ति ने जूता फेंक दिया। हालांकि तुरंत ही उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। फिलहाल ये स्थिति कतई अच्छी नहीं कही जा सकती है। अब उस व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद ही जो पूरा सच है इस मामले का सामने आ पाएगा। लेकिन अमेठी और रायबरेली को जो पसोपेश की स्थिति लेकर बनी हुई थी कांग्रेस पार्टी में, उसका समापन हो गया है। कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश क्या दूर की कौड़ी है, क्योंकि 1984 के बाद आज तक राज्य में कभी सरकार में वो आ नहीं पाई है। पिछली बार 2019 में सिर्फ रायबरेली की सीट उसने हासिल की थी। सोनिया गांधी का 8% वोट शेयर घट गया था, बीजेपी का 17% बढ़ गया था। ऐसे में राहुल गांधी क्या कोई बड़ा कमाल कर पाएंगे, या फिर बीजेपी की ओर से जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि डरो मत भागो मत, उसमें उसको मिल जाएगी कामयाबी। और कांग्रेस पार्टी के लिए 80 में से 80 सीटों को लेकर अब नए सिरे से उसको मंथन करना पड़ेगा। कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब के लिए 4 जून का हमें इंतजार करना होगा। सबसे तेज नतीजे आप देखने वाले हैं आज तक पर। इसी के साथ दंगल में अनंतनाग कश्मीर से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।